नमस्कार बच्चों। कल हमने नागमती के पद्मावत में नागमती के विरह वर्णन पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने नागमती के विरह वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला था। मैंने जिसमें बताया था कि इसकी विरह पीड़ा में प्रेम की पीड़ा का आधिक्य है, विरह ताप का आधिक्य, रुदन का आधिक्य, दयनीय स्थिति की अतिशयता आदि बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत नागमती के विरह का कारण और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इन बिंदुओं को हमने विस्तार से समझा था। आज इसी के अंतर्गत अगला बिंदु हम लेंगे 30 त्योहारों के द्वारा नागमती की विरह पीड़ा का वर्णन। नागमती की विरह वेदना उस समय और भी अधिक बढ़ जाती है जिस समय वह यह देखती है कि जिन बालाओं के घर पति हैं वे तो कुसुम्भी वस्त्र पहनकर तथा सावन में झूला डालकर तीज का पर्व मना रही है, जबकि उसका हृदय हिंडोले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ आपको बता दूं कि तीज जो है राजस्थान का एक विशेष पर्व है, जो राजस्थान की विवाहिता और अविवाहिता सभी के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण मास में तीज के अवसर पर एक दिन पहले श्रृंगार से जुड़ा हुआ त्योहार आता है सिंजारा, जिसमें महिलाओं के ससुराल से पहला सावन महिलाएं अपने पीहर में व्यतीत करती हैं, तो ससुराल से लहरिए की साड़ी या जो राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा है, ओढ़नी, लहंगा ओढ़नी आता है। घेवर जो यहाँ का विशेष व्यंजन है वह आता है, और उसके अलावा झूले के लिए रस्सी, श्रृंगार के समस्त उपादान जो है वो महिलाओं को ससुराल पक्ष के द्वारा पीहर में भिजवाए जाते हैं। और तीज के अवसर पर महिलाएं झूला झूलती हैं। रंगीन लहरिए वाले अलग अलग रंगों के लहरिया पहनती है, जिसमें मोठड़ा, समद लहर, ये अलग अलग प्रकार के लहरिए होते हैं, उनको धारण करती है। तो यहाँ नागमती ये देखती है कि अन्य महिलाएं जिनके पति उनके साथ है वो कुसुम्भी यानी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और हिंडोले पर यानी झूले पर झूला झूल रही है। उनके पति बड़े प्रेम से उनको झूला झूला रहे हैं। तो नागमती कहती है कि मेरा तो हृदय स्वयं अपने पति के विरह में हिंडोले की भांति ऊपर नीचे हो रहा है। सखी न रचा पियू संग हिंडोला, हरिथर भुई कुसुम्भी तन चोला, हिये हिंडोल जस डोले मोरा, बिरह झुलावे देई झकोरा। ऐसे ही फागुन के महीने में घर घर चाचर जोड़कर फाग मनाया जाता है। होली जलाकर सभी स्त्री पुरुष हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पर रंग और अबीर गुलाल की वर्षा करते हैं। फागुन के महीने में मनाया जाने वाला होली का जो पर्व है वो लगभग सारे उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले तो होलिका दहन होता है पूर्णिमा के दिन, और उसके दूसरे दिन सब स्त्री पुरुष रंग पर्व का आयोजन करते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, मिठाइयों का, व्यंजनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर होली का पर्व भी है, वह नागमती के विरह को अधिक बढ़ाता है, उसे उद्दीप्त करता है, उसे अपने पति की ये स्मृति बार बार याद दिलाता है। परंतु विरहणी नागमती, भाई सब तो हर्षोल्लास के साथ अपने पति के साथ होली खेल रही है, उसकी सखियां जो है, लेकिन यहाँ नागमती जो है वह पीड़ित हो रही है कि वह किसके साथ होली खेले। नागमती का तो आज हृदय ही होली की तरह जल रहा है और उसका तो संसार ही सूना हो गया है। फाग करई सब चांचरी जोरी, मोहि जिय लाए दिन ही जस होरी। का अगला बिंदु है शारीरिक कृशता का आधिक्य। नागमती विरह की पीड़ा से रात दिन दग्ध रहती है
और विरह पीड़ा में दग्ध न रहने के कारण वह इतनी अधिक दुर्बल हो जाती है कि उसके शरीर में न तो रक्त रहता है न मांस रहता है, केवल अस्थि पंजर शेष रह जाता है, क्योंकि रात दिन रोती रहने के कारण उसका सारा रक्त आंसू बन करके बह जाता है, सारा मांस भी गल जाता है और हड्डियां सूख कर शंख के सदृश कठोर हो जाती हैं। रकत ढरा आंसू भरा, हाड़ भये सब संग। ये अतिशोक्ति होने पर भी इसमें एक स्त्री की पीड़ा, उसकी विरह वेदना के अतिशयता हमें देखने को मिलती है। नागमती अपने कंत के प्रेम में रात दिन जलती हुई काली हो जाती है। उसके शरीर में तोले भर भी मांस नहीं रहता, उसका सारा रक्त निचुड़ जाता है और रत्ती रत्ती होकर नेत्रों के मार्ग से आंसू बनकर ढुलक जाता है। यह प्रेम की, विरह की दयनीय स्थिति है। दही कोयला में कंत स्नेहा, तोला मांस रही नहीं देहा। रकत न रहा विरह तन गरा, रत्ती रत्ती होई नैन नहीं ढरा। अगला बिंदु है विरहणी पर प्रकृति का प्रकोप, कि जहां संयोग काल में प्रकृति संयोग काल के अनुकूल नायक नायिका के प्रेम को बढ़ाती है, और जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं तो सारी प्रकृति उन्हें रमणीय सौंदर्य से युक्त उनके प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई जान पड़ती है। वही प्रकृति वियोग के समय में आपकी भावनाओं को उद्दीप्त करने वाली दाहक रूप धारण कर लेती है। यहाँ प्रेम की पीड़ा और वेदना जो है वह कम होने के बजाय प्रकृति के नानाविध सौंदर्य युक्त उपादानों को देख करके दग्ध करने वाली बन जाती है। प्रकृति का सौंदर्यमय रूप ही नहीं, जैसे वर्षा काल का समय जिसमें बिजलियों का चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा का होना, यह भी पति से दूर होकर के अकेले समय व्यतीत कर रही नायिका के विरह पीड़ा को बढ़ाता है और उसे भयभीत करता है। तो यहाँ प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप के चित्रण की जो परंपरा रही है भारतीय काव्य साहित्य परंपरा में, काव्य परंपरा में, उसका निर्वाह नागमती के विरह को दर्शाने के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में भी किया है। प्रियतम के बिना नागमती जैसे तैसे अपने दिन काटना चाहती है, किंतु प्रकृति तो उसके प्राण लेने पर उतारू हो रही है, उसे एक क्षण भी चैन से रहने नहीं देती। जैसे ही आषाढ़ का महीना आया, वैसे ही कामदेव के साथ साथ काले धवल बादल रूपी सैनिकों को लेकर प्रकृति उस विरहणी पर आक्रमण करने लगा, और यह बेचारी इसे प्रकृति के इस रूप को देख करके अपनी दयनीय अवस्था की ओर देखते हुए करुण पुकार करने लगती है। ओन घटा आई चहुफेरी, कंत उबारहु हो घेरी। दादुर मोर कोकिला पीऊ, करहि बेज घट रहे न जीव। जैसे तैसे आषाढ़ बीता, फिर सावन का महीना तीव्र वर्षा लेकर आधम का, जिससे सर्वत्र आवागमन के जो मार्ग है वह अवरुद्ध हो गए, सर्वत्र अथाह जल भर गया और सारा संसार जलमग्न हो गया। ऐसी अवस्था में बेचारी विरहणी पागल होकर भंगिरी की तरह घूमती फिरती है, और उसकी जीवन नौका खेवक के बिना थकी हुई हो जाती है। भंगिरी एक छोटा सा कीड़ा होता है जो निरंतर गोल 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 घूमता रहता है। प्रकृति के नन्हे नन्हे जीवों को, प्रकृति के उपादानों को लेकर के जायसी ने जो नागमती की विरह पीड़ा का वर्णन किया है, तो इसमें प्रकृति के 12 मासा और 6 ऋतु वर्णन की जो परंपरा है, दोनों का निर्वाह पद्मावत में हुआ है। 12 महीनों का वियोग काल में रत्नसेन के
पद्मावती की तलाश में अर्थात आत्मा के परमात्मा की तलाश में चले जाने पर पीछे जो नागमती रह जाती है, वह नागमती किस प्रकार 12 महीनों को व्यतीत करती है, उन 12 महीनों में परिवर्तित होते प्राकृतिक परिवेश का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का चित्रण पद्मावत में हुआ है। और यहाँ प्रकृति उसकी भावनाओं को उद्दीप्त करने वाली चित्रित हुई है। तो यहाँ पर भी नागमती के विरह की पीड़ा को चित्रित करते हुए जायसी लिखते हैं, बाट असोज थाह गंभीरा, जीव बाउर भा भवे भंगीरा, जग खल बूढ़िल जहों लगी ताकी, मोर नाथ खेवक बिन थाकी। क्योंकि हृदय की कितनी मार्मिक करुणामय स्थिति है। अब तक नागमती को ये लगता है कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन उसके पति आ जाएंगे, लेकिन अब जिस मार्ग से को वो देख रही है कि इस मार्ग से मेरा पति गया, उस मार्ग से लौट कर क्या जाएगा, तो नागमती अब हतोत्साहित होने लग गई। उसके आशा का दीपक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लग गया है, क्योंकि जब चारों तरफ वर्षा का जल हो गया, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो उसके पति के घर लौटने की आशाएं भी क्षीण हो गई हैं। अगला बिंदु है विरहिणी के प्रति प्रकृति की सहानुभूति और सक्रियता। जहां प्रकृति विरहिणी नागमती को प्रतिक्षण संतप्त करती रहती है, वहां इस वियोगिनी बाला के साथ वह पूर्ण सहानुभूति भी व्यक्त करती है। यही कारण है कि उस वियोगिनी बाला नागमती को दुखी देखकर पलाश अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं। उसी की तरह रक्त में डूबकर लाल रंग के हो जाते हैं, उसी की तरह बिंबा फल भी रक्त वर्ण के हो जाते हैं। उसको पीला देखकर परवल पीले पड़ जाते हैं, फल भी, और उसके हृदय की तीव्र वेदना को देखकर गेहूं का हृदय फट जाता है। इतना ही नहीं, वह विरहिणी बाला जिधर देखती है उधर ही उसे संपूर्ण प्रकृति उसी की तरह लाल दिखाई देती है। तेहि दुख दुहे परास निपाते, लोहु बूढ़ी उठे पर भाते, राते बिंब भसते ही लोहु, परवर पाक फाट ही गेहूं। यह एक विहंग नागमती की व्यथा कथा ही नहीं पूछता, अपितु नागमती की प्रेम पीड़ा को समझकर उसका संदेश भी उसके प्रियतम के पास सिंघल द्वीप ले जाता है। ले सो संदेश विहंगम चला, उठी आगे बिनसा सिंघल। ये प्रकृति का मनुष्य के साथ जो सनातन संबंध है वह इसमें दर्शाया गया है। अगला बिंदु है विरहिणी की सदाशयता। जायसी की विरहिणी नागमती को विरह में केवल रोते झींकते ही नहीं दिखलाए, अपितु उसके उन उच्च विचारों एवं गंभीर भावों की भी व्यंजना की है जिनमें विरहिणी की उदारता, सदाशयता व उच्च भावना विद्यमान है। इसी कारण तो विरहिणी कह रही है, मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगी और वायु से कहूंगी कि हे पवन, तू इसे उड़ाकर ले जा, जिससे शायद मैं उस मार्ग में जा पड़ूं जहां मेरे प्रियतम कभी पांव रखे। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग होई परे, कंत धरे तहां पाओ। कि किसी भी भांति राख, शरीर के जलने के पश्चात राख हो जाने पर भी अगर पति के स्पर्श लाभ मिल जाता है तो उसको भी वो अपना सौभाग्य समझती है। विरहिणी की सात्विक भावना। जायसी ने नागमती के जिस विरह का विशद निरूपण किया है उसमें भोग विलास की प्रधानता नहीं है, अपितु वहां शुचिता, पवित्रता व सात्विकता का प्राधान्य है। क्योंकि जायसी की विरहिणी विरह की आग में जलकर इतनी पवित्र, इतनी निर्मल व शुद्ध हो गई है कि उसके हृदय का सारा गर्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए तो नागमती सांसारिक भोगों के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त करती हुई केवल प्रियतम के दर्शनों की तीव्र अभिलाषा व्यक्त करती है और अपने सात्विक मनोभाव इस प्रकार प्रकट करती है। मोहि भोग सो काज नवारी, सोह दीठी की चाहन हारी। ऐसा ही नायिका का उदात्त रूप हमें आधुनिक काल की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत की उर्मिला में दिखाई देता है। उर्मिला भी सात्विक, पवित्र
उदात्त मनोभावों की प्रतिरूप है। जो नागमती तो हृदय की से मुक्त हो जाती है, कि उर्मिला तो यहाँ तक चाहती है कि उसने जो भी ललित कलाएं, चित्रकला, संगीत, वाद्य, गायन वादन जो भी सीखा तो वो चाहती है पुरबाला शाला खुलवा दे, कि वो चाहती है कि उसके नगर की, साकेत नगरी की जो बालिकाएं हैं उनको वह जो कलाएं उसने सीखी है उनको उनके साथ साझा करे। यह उसके चारित्रिक उदात्तता है जो हमें हिंदी काव्य परंपरा में दिखाई देती है। अगला बिंदु है रानी होकर भी साधारण नारी की स्थिति। जायसी के विरह निरूपण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ नागमती चित्तौड़ की रानी होकर भी एक साधारण स्त्री के रूप में चित्रित की गई है, क्योंकि उसके पास अनेक दास दासी, नौकर, सूर, सामंत, सभासद सभी हैं। फिर भी वर्षा ऋतु के आगमन पर उसे सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि उसके प्रियतम के बिना उसके घर की छप्पर कौन तैयार करेगा, कौन मूंज बांस आदि की व्यवस्था करेगा, कौन खंबे आदि तैयार कराएगा। इसीलिए वह अनाथ, अनाश्रित व स्वयं को एक अकेली साधारण विरहिणी नारी की तरह रोती हुई पुकारती हुई कहती है, तपे लागी अब जेठी अषाढ़ी में, मोको है पट छातनी गाठी, कोरे कहाँ ढाट नव साजा, तुम्हें बिन कतन कवन छाजन छाजन। अगला नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत अगला बिंदु है फारसी वर्णन पद्धति का प्रभाव। जायसी के विरह वर्णन पर फारसी की विरह वर्णन पद्धति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, क्योंकि फारसी पद्धति के अनुसार विरह का आधिक्य दिखाने के लिए विरहियों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून बहाते हुए दिखाया जाता है। जायसी ने भी नागमती को स्थान स्थान पर रोते समय आंसुओं के स्थान पर खून बहाते हुए दिखाया है। कुहू की जय कोयल रोई, रकत आंसू घुंघुची बंद बोई, रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति होई नैनन ही धरा। अगला बिंदु है ऊहात्मक पद्धति का आधिक्य। जायसी ने नागमती की विरह व्यथा की अतिशयता, उसकी मार्मिकता का निरूपण करने के लिए ऊहात्मक पद्धति का अत्यधिक प्रयोग किया। इसीलिए नागमती भौरों और कौओं से कह रहे कि हे भोरा हे काग, मेरे प्रियतम से ये संदेश ले जाकर कहना वह बाला विरह में जल गई है और उसी का धुआं हमें लग गया, जिसके कारण हम काले हो गए। कितना सुंदर मौलिक चिंतन इसमें जायसी का दिखाई पड़ता है। भ्रमर भी काला होता है और कौवा भी काला होता है, लेकिन ये काले क्यों हुए? अपने प्रियतम रत्नसेन के विरह में नागमती के जलने के कारण। पियसु कहे हूँ संदेशरा, हे भोरा हे काग, सोंधनी विरह जरी गई, ताहिक धुआं हम लाग। अंतिम बिंदु है विरह में काम दशाओं का समावेश। जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से किया। इसी कारण इसमें वे सभी काम दशाएं आ गई हैं जिनका उल्लेख साहित्य शास्त्र में मिलता है और जो एक वियोगिनी बाला के जीवन में प्रायः स्वाभाविक ढंग से दृष्टिगोचर होती है। इनकी संख्या 10 मानी गई, जैसे अभिलाषा, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ा, मकुते महारत होई परे कंत धरे जाऊं पाऊं, चिंता नागरी नारी काहू बस करा, तेहि मोई मोसो चितहरा, स्मृति एहि मास उपजे रस भूलो, तू सो भंवर मोर जीवन फूलो, जड़ता खिन्न एक आव पेट में श्वासा, खिन ही जाय मई होई निराशा। निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि नागमती की विरह वेदना में व्यथा व पीड़ा का आधिक्य है। उसमें कोमलता, सरसता एवं गंभीरता का भी प्राधान्य है और नागमती में कामातुरता की अपेक्षा सात्विकता व पवित्रता का बाहुल्य है। नागमती के विरह वर्णन में प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप भी है, तो प्रकृति का उसके साथ सहयोगी रूप भी चित्रित
हुआ है। एक रानी होने पर भी एक साधारण स्त्री की सी उसकी चिंताएं, उसका व्यवहार, उसकी वेशभूषा, ये सब चीजें प्रभावित